गाइज वेलकम बैक यू इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट कर रहे थे और आप सभी लोगों को पता है कि रिसोर्स प्लानिंग वाला हमने कवर कर लिया वीडियो लेक्चर सीरीज पूरी तरीके से। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th के बच्चों को सिर्फ इतना सा बताने की कोशिश करती है कि रिसोर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली दो ही टाइप के आपके एनसीईआरटी के अंदर है। एक ज़मीन से रिलेटेड है और एक आपके सॉइल से रिलेटेड। दो रिसोर्स को एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करी हुई है। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हमारी जो लैंड रिसोर्स है उसके ऊपर पूरी तरीके से हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो पूरी ज़मीन आप लोगों को पता है, हमने पहले भी डेटा कवर किया हुआ था। अगर आप लोगों को पता ना हो तो हमें पता है कि 22,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ज़मीन थी हमारे पास थी। और उस पूरे डेटा को अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2.4% ज़मीन हमारे पास है। उस 2.4% की ज़मीन को अगर हम देखें तो उसमें लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या रहती है भारत की। 150 करोड़ की जनसंख्या, 2.4% लैंड जो हमारा पूरा भारत का है वो वर्ल्ड के सिनेरियो में है। लेकिन आपको पता है कि 2.4% ज़मीन पे भी हम लोग नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 2.4% को अगर हम देखें तो 27, 43 और 30%, यानी कि प्लेन सरफेस 43% है, माउंटेन वाला पार्ट जो है वो 30% है और प्लेटू जो है वो 27% है। यानी कि हमारे भारत के अंदर लोग रहते तो अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन फैक्टर जो मैटर करता है वो बोला जाता है कि इंसान ज़्यादातर समतल मैदान पे रहना पसंद करता है। समतल मैदान वो जगह होती है जहाँ पर दिल्ली जैसा नॉर्दर्न प्लेट जो हमारे भारत का है वो समतल मैदान पर बैठा हुआ है। तो उस समतल मैदान की सभी जगहों पे भी हम लोग नहीं रहते हैं। क्यों? उसका सिंपल सा फैक्टर क्या है? उसका सिंपल सा फैक्टर ये है कि हमारे पूरे समतल मैदान का अगर हम पार्ट देखें तो ये रेशियो हमारे पास देखने को मिलता है। कौन सा? ये वाला रेशियो। अगर हम समतल मैदान का ये पार्ट देखें तो हमारे पास कुछ प्लेस में फॉरेस्ट है, कुछ प्लेस में बैरन प्लेस है, कुछ एरिया में एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर यूज है, परमानेंट पैस्चर्स है, मिसलिनियस ट्री वाला पार्ट है, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, करंट फैलो लैंड है, फैलो लैंड नेट शोन एरिया है। ये सारे पार्ट जो अगर आप देखोगे ये सारे के सारे पार्ट भारत के हिस्सों में आते हैं। वो कौन से हिस्सों में आते हैं? ये उसी हिस्सों में आते हैं जो आपके लगभग 23% जो है हमने अभी पढ़ा। ये प्लेन सरफेस का वो सारा पार्ट है। सोचो, मतलब कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश जो है लगभग इतने से छोटे परसेंटेज, अगर मैं पूरे दुनिया का भारत को 2.4% लैंड शेयर कर रहा हूँ तो 2.4% पे भी हम लोग नहीं रहते। हम लोग 1% लैंड पे ही रहते होंगे, क्योंकि उन 1% लैंड पे ही हम लोगों ने घर बनाए हुए हैं। हमने पूरी जगह पे सेटलमेंट करे ही नहीं है। पूरी जगहों पे हम सेटलमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी जगहों के पेड़ पौधों को काट देंगे और घर घर बना देंगे तो देश नहीं चल पाएगा। सॉरी। तो अब हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी कितनी परसेंटेज पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा आता है ये वाला लैंड यूटिलाइजेशन में। सबसे पहला पूरी प्लेन सरफेस का 23% का अगर हम और परसेंटेज को देखें, 23% को अगर हम 100% मान ले तो उस 100% का फॉरेस्ट वाला इलाका अगर आप देखो तो 18.11% तो हमारे भारत में सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, जंगल ही जंगल है। इन जंगलों के इलाके में तो इंसान घर बना ही नहीं सकता, क्योंकि इन जंगलों में जू है, नेशनल सेंचुरीज है, फॉरेस्ट है, बड़े बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकता है। तो इधर पर तो सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। दूसरा, कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर ना इंसान रह रहा है और वो बंजर पड़ी हुई है, वेस्ट लैंड है, उसे बैरन और वेस्ट लैंड बोलते हैं। दूसरा, ज़मीन तो है लेकिन वहाँ बिल्डिंग है, रोड्स हैं, फैक्ट्री है, स्कूल है, अस्पताल है, ये वहाँ पे वो जगहें बनी हुई है। दूसरा, ज़मीन तो है लेकिन वो पूरी तरीके से पैस्चर्स लैंड और ग्रेजिंग लैंड, चरवाहों के लिए ग्रेजिंग लैंड बनी हुई है। ज़मीन तो है लेकिन वो कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड है जो पिछले 5 सालों से उन जगहों पर खेती नहीं करी गई है। ज़मीन तो है लेकिन वहाँ पर इंसान रहते नहीं है, लेकिन मिसलिनियस ट्री, अलग अलग टाइप के ट्रीज़ बने पड़े हैं। ज़मीन तो है, फैलो लैंड तो है, लेकिन करंट फैलो लैंड भी है। करंट फैलो लैंड को हमने किसी को 1 साल के लिए छोड़ रखा है, किसी को हमने 1.5 साल के लिए बिना खेती करे छोड़ रखा है। यहाँ रहता नहीं है इंसान, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, जो नेट शोन एरिया है वो नेट शोन एरिया हमें ये दिखाई दे रहा है। इस इलाके पे ही खेती होती है। दूसरी जगहें तो हैं जहाँ खेती नहीं होती पर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। तो आप कह सकते हो कि भारत की उपयोग की गई ज़मीन जो है वो लगभग ये वाली है। कौन सी है? आप कह सकते हो कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोल टाइप, ह्यूमन फैक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्निकल कैपेसिटी, कल्चर और आपका ट्रेडिशन। यानी कि वो सारी चीज़ें मैटर करती है कि इंसान जहाँ पे रहता है
वो इन जगहों पे ही रह सकता है। लेकिन हर जगह पे खेती हो रही है, कहीं पर फॉरेस्ट है तो इंसान वहाँ नहीं रहेगा, याद रखना। तो जनसंख्या इतनी सारी है तो आप याद रखिएगा 2.4% लैंड भारत को मिला हुआ है, लेकिन 2.4% का भी अगर मैं 1% ज़मीन को बोलूँ, 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का मैं 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर भी बोलता हूँ, तो मेरे को लगता है कि हम इतने बड़े इलाके के अंदर भी नहीं रहते होंगे, क्योंकि सभी ज़मीनों पे रहना और घर बनाना बहुत मुश्किल है। जो सेटल्ड प्लेस है वो सिलेक्टेड जगहों पे है ना, क्योंकि भारत के अंदर कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती हो रही है। ऐसा नहीं कि सब ज़मीनों पर ही खेती हो रही है, ये सब जगह ही फॉरेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश की ऐसी ज़मीन है जहाँ पे 80% लैंड पे खेती होती है और 20% ज़मीन पे इंसान रहता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर इनकी ज़मीनों के सिर्फ 10% जगहों पर ही खेती हो पाती है, उससे ज़्यादा खेती ही नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, जनसंख्या का पेड़ भरने के लिए लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि इन ज़मीनों पर खेती होती रहे, ताकि इंसान का जो मिलियंस ऑफ पीपल है उनका लिवलीहुड बना रह सके। ठीक है, अब ज़मीनें कम क्यों हो रही है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, मैंने कहा कि 2.4% पूरे वर्ल्ड का परसेंटेज है, 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। इन 2.4% का मैंने आपको कहा 1%, इतनी भी ज़मीन पे हम नहीं रह रहे। ये ज़मीनें और कम हो सकती है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, ग्रीजिंग, ओवर ग्रीजिंग होती जा रही है, मतलब ज़्यादा चरवाहे लोग चढ़ जाते हैं, माइनिंग एक्टिविटी हो रही है तो ज़मीन ख़राब हो रही है ना, दूसरी और भी सर्विसेज जो हैं जिनकी वजह से ज़मीनें जो हैं हमसे छीनी जा रही है। तो एनसीईआरटी बताता है ये सारे फैक्टर, वनों की कटाई और उसके बाद ग्रीजिंग मैनेजमेंट कंट्रोल करना ज़रूरी है, शेल्टर बेल्ट बनाने की ज़रूरत है, और उसके बाद सैंड डून्स स्टेबलाइजेशन। तो ये सब गतिविधियां हैं जो माइनिंग एक्टिविटी है, उनको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें घर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें और जगहों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक और फैक्टर है सॉइल। सॉइल भी एक रिसोर्स है, उन रिसोर्स का इस्तेमाल भी हम लोग जो है करेंगे आगे जाके, और उन रिसोर्स का इस्तेमाल जो है हमें पता होना चाहिए कि ये रिसोर्स जो सॉइल है वो रिसोर्स ख़त्म कैसे हो रहा है और इसको कैसे बचा सकते हैं। ज़मीन को बचाने का तो तरीका यही है कि आप ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं, आप इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ बंद कर दीजिए, आप माइनिंग एक्टिविटीज़ बंद कर दीजिए, ओवर ग्रेजिंग जहाँ पे चरवाहे लोग अपने जंगल जानवरों को चराते हैं वो बंद कर दीजिए, वनों की कटाई जो है बंद कर दीजिए। इन सब से हम लोग अपनी ज़मीन बचा सकते हैं। उसके बाद सॉइल एक रिसोर्स है, इस सॉइल रिसोर्स के लिए हम देखते हैं कि हमारा पूरा अर्थ जो है इसी पे ही डिपेंड है। तो वो हम अगली वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।